आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एंटार्क्टिका की। क्यों ये रिपोर्ट जो है वो इतनी चौंकाने वाली है। मुझे पता है एक हफ्ते से लेक्चर नहीं आ रहे थे। मेरे पिताजी की दोस्तों डेथ हो गई 24 दिसंबर को, तो संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट फिर वही है ना कि मेरे पिताजी का ही यही कहना था कि मैं कितनी भी प्रॉब्लम में रहूँ, लेकिन वो हमेशा महान थे वो बेसिकली। और वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा, शो मस्ट गो ऑन। तो मुझे लगा कि शायद अब लेक्चर्स करने करने पड़ेंगे मुझे। तो थोड़ा सा मेरा भी माइंड से डाइवर्ट होगा, क्योंकि ऐसे मुश्किल हो रहा था मुझे। तो मैं वही कह रहा था कि एंटार्क्टिका का बायोम जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो स्टडी है इट इट इज़ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। बायोम क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहाँ पे स्पीशीज़ रहती हैं ख़त्म। टेम्परेचर, सॉइल, अमाउंट ऑफ लाइट, वाटर, दे आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। और ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो है वो आती हैं, समझ रहे हो। हर एक बायोम में या कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स में या एनिमल्स में एक सर्टेन क्लाइमेट होता है। जैसे अंटार्कटिका बायोम अलग है, वहाँ की हवा अलग है, वहाँ का सॉइल अलग है, वहाँ पे स्पीशीज जो रहती है वो अलग है। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट का बायोम अलग होता है, समझ रहे हो। बेसिकली एक उन्हीं का किंगडम है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो बायोम, हालांकि कई बार कंफ्यूज्ड आप मत होइएगा, क्योंकि सिमिलर इकोलॉजिकल कंसेप्ट बहुत है। जैसे हैबिटेट्स, इकोसिस्टम, इनसे अलग है। याद रखिएगा, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इंटरैक्शन होता है, ठीक है। किसके बीच में? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, वो एक इकोसिस्टम होता है। जब एक प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, एनिमल्स जो है वो अपनी नीड प्लांट से लेंगे एक एनवायरमेंट में, याद रखिएगा। अब ये बहुत सारे इकोसिस्टम एक सिंगल बायोम को जन्म देते हैं, समझ रहे हो। न्यूट्रिएंट और एनर्जी फ्लो जो है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम्स के लिए। हैबिटेट क्या होते हैं? ये पॉपुलेशन और स्पीशीज को, जो जो भी पॉपुलेशन है, स्पीशीज है, उसको घर देते हैं। ये वो एरिया जहां पे एक ग्रुप रहता है। बायोम क्या होता है? बायोम लाइफ को बहुत बड़े स्केल पे डिस्क्राइब करता है, समझ रहे हो। 1916 में इसको यूज किया गया था फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। उन्होंने डिस्क्राइब किया था प्लांट्स और एनिमल्स है ना गिवन हैबिटेट। 1939 में फर्दर क्लासिफाई किया क्लेमेंट्स ने। और धीमे धीमे साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसको एक्सपैंड करना, इस डेफिनेशन को एक्सपैंड करना शुरू किया। 1963 शेल्फोर्ड ने इसको, बायोम्स को कैसे क्लासिफाई किया, जैसे टुंड्रा, कॉनिफेरस, डेसिडुअस, ग्रासलैंड, डेजर्ट, समझ रहे हो। तो बेसिकली बायोम्स जो है इट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स, समझ रहे हो। अलग अलग तरीके, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि बायोम को डिस्क्राइब करता है, समझ रहे हो। ये हिसाब किताब है ना। तो बेसिकली ये वो एरिया है जो स्पीशीज के अकॉर्डिंग को क्लासिफाई करता है। मतलब जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे एंटार्क्टिका में अब पेंगुइन्स रहती हैं, तो इनका बायोम है अलग। सो सर, तो 65, हाँ, तो मैं बायोम का कर रहा था मैं, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि वही स्पेसिफिक, आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। तो अभी ये रिपोर्ट आई है कि जो 65% एंटार्क्टिका के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये डिसअपियर हो सकते हैं। पेंगुइन्स, दे आर मोस्ट एट रिस्क। जो एम्परर पेंगुइन होती हैं दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एंड यू नो, 2/3 ऑफ नेटिंग एंटार्क्टिक स्पीशीज, रिसर्च यही कहती है। थोड़ा सा मैं, आप समझ सकते हो कि मतलब मेरे लिए एक्चुअली मुश्किल हो रहा है मतलब मेरा दिमाग थोड़ा, जब ये हादसा हुआ तो मैं तो 2-3 दिन सेंसेस में ही नहीं था। अभी थोड़ा नॉर्मल हो रहा हूँ मैं। तो हो सकता है आपको बहुत लो लगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत रिस्क पे है, तो इसीलिए बड़ा डेंजरस है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो एम्परर पेंगुइन्स होती हैं ये राज करती हैं अंटार्कटिका पे। ये यहाँ की राजा होती हैं, है ना। 2100 तक अगर मेजर पॉपुलेशन ऐसे डिक्लाइन होगी तो सोचिए कि क्या हाल होगा हमारा। और ये अगेन ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हो रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है। तो इसीलिए हमको अपनी कॉन्टिनेंट की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है।
स्टडी यही बताती, जो स्टडी है ये कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, साइंटिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम 28 इंस्टीट्यूशंस, 12 देशों में, और उन्होंने एम्परर पेंगुइन्स को, जो अंटार्कटिका स्पीशीज है, उनको आइडेंटिफाई किया। दे आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो जो स्टडी पब्लिश हुई है PLOS बायोलॉजी में पब्लिश हुई है, और इसमें यही बताया गया है कि बड़ा मुश्किल होगा, तो अगर एंड ऑफ द सेंचुरी में हमारी पेंगुइन्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगी, तो ये हमारे लिए खात्मे की शुरुआत होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये सब नेचुरल है, राइट? हम इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, एंड तो इट विल डिसअपियर। ये बहुत डेंजरस होगा हमारे लिए, और स्टडी यही कहती है कि जो करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, और वो मुश्किल होगा। और रिसर्च यही बता रही है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज लगा दें, तो 84% जो अंटार्कटिका की वल्नरेबल बायोडाइवर्सिटी हम बचा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको अंटार्कटिका को बचाना पड़ेगा। एडिली पिंगुइन्स जो है वो एक स्पीशीज है जो कि 2100 तक डिक्लाइन होगी। तो हम सबको पता है कि जो अंटार्कटिका की जोग्राफिक आइसोलेशन है उसकी वजह से ये बचा हुआ है, वरना तो हम ये भी ख़त्म कर देते, है ना? इतनी दूर है तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस और बाकी इन्वायरमेंटल डिजास्टर अंटार्कटिका को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। वाइल्ड फायर्स, फ्लडिंग, ड्रॉट, गर्मी। तो साइंटिस्ट ने यही बोला है कि जो नॉर्थ में है, द विंटर इज नॉट कमिंग एक्चुअली, समर इज कमिंग इन द नॉर्थ। तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि आर्कटिक 4 गुना ज़्यादा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इम्पैक्ट्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं अंटार्कटिका में, अंत की शुरुआत हो चुकी है। कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। रिसेंट डेटा यही बताता है कि जो अंटार्कटिका की बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। 10 साल पहले जो हालात थे, अभी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघलती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है। अब सेपरेट स्टडी ये भी बताती है ह्यूमन प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है रिसर्च के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए। साइंटिस्ट को ब्लैक कार्बन वहां पे मिल रहा है। ठीक है, अब ब्लैक कार्बन क्या होता है? आप जाएंगे अंटार्कटिका में, आपको गर्मी की जरूरत है, आप वहां पे आग जलाएंगे तो वहां से जो कार्बन निकलता है ना, द डार्क डस्टी पोल्यूशन, जो कि सीधा फॉसिल फ्यूल बर्न करने से आता है, दैट इज ब्लैक कार्बन। लोग जाते हैं, रहते हैं, बर्बाद करके आ जाते हैं। ये इंसान जहां पे भी जाता है ये गड़बड़ करता है। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ टाइम पहले मैं जू गया था, वहां पे भी गंदगी के क्या हालात हैं, हमको समझना पड़ेगा ये चीज। टाइनिएस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो है बहुत मुश्किल होगी। अब क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल, हम सबको साथ में आना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्लाइमेट गोल्स जो कि 2015 पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है, एमिशंस को कम करो, हद, और अंटार्कटिका को आइसोलेट कर दो, कोई जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। ग्लोबल टेम्परेचर को रोकना पड़ेगा, एक्सटर्नल पॉलिसी जो है उस पर हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को कर सकते हैं। जितना हो सके फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस हमको कम करनी पड़ेगी, तभी हम अंटार्कटिका को बचा सकते हैं, वरना मुश्किल होगी। अब COP15 एक्शन प्लान क्या है अंटार्कटिका के लिए? तो वही चीज़ अभी कनाडा में यूनाइटेड नेशन समिट हुई, प्राइमरी यही था कि प्रोजेक्ट चलाओ, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाओ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंटार्कटिका की ही रहा है क्योंकि ये अफोर्डेबल है। तो अगर सारे आप जितने भी मेजर्स हैं उसको आप इंप्लीमेंट करते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 23 मिलियन डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे एनुअली। हर साल आपको 23 मिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी कि सस्ता है। एक चीज समझ सकते हैं आप, सस्ता है। ठीक है, तो वही चीज है कि हमको इसको बचाना है, राइट? और अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो आप समझिए कि जो गोंडवाना है एक बहुत बड़ा लैंड मास, शुरुआत में साउथ पोल से कवर्ड था, बाद में स्प्लिट हुआ ऑस्ट्रेलेशिया से और साउथ अमेरिका से, फिर वहां से, मतलब इंसानों के आने से पहले, और वो अंटार्कटिका कट के अलग हो गया। और लगभग 35 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3.5 करोड़ साल पहले तक अंटार्कटिका जो है वो आइसोलेटेड रहा है।
ठीक है। तो 1820 में जब नेविगेशनल टेक्निक्स आई तब ह्यूमन टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची, मतलब लोग वहां तक पहुंचे। और वही चीज़ है कि अनडिस्प्यूटेड लैंड है, किसी का इस पे आधिपत्य जो है वो नहीं है। अब अंटार्कटिका हम सबको पता है कि कोई रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स तो जाती नहीं है, क्योंकि टरेनी वहां पे जाके करोगे भी क्या, वेदर इतना खतरनाक है। लेकिन पूरे धरती को उसने बचा के रखा है, समझ रहे हो। बस वहां पे रिसर्च के लिए ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वहां पे किसी भी चीज़ के लिए चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।